नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम डेली चला रहे हैं अपनी आपकी क्लास जो करंट अफेयर की है, आज दृष्टि की जो घटना का की मैगजीम है उसको हम चला रहे हैं। इसमें पिछले एक सितंबर 2023 से लेकर 31 सितंबर 2024 तक के सारे करंट अफेयर हैं। यह जो आपकी क्लास चल रही है, आगामी जो पेपर यूपीपीएससी का प्री आने वाला है उसके लिए ही चलाई जा रही है क्लास, ठीक है। तो उसके पेपर से पहले इस क्लास को पूरा एंड कर दिया जाएगा और अच्छे से समाप्त कर दिया जाएगा। बीपीएससी के पेपर से पहले इसको समाप्त करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन बहुत चांस है कि बीपीएससी के पेपर से पहले नहीं समाप्त हो पाएगा। लेकिन यूपीपीएससी का जो 22 दिसंबर का पेपर है उससे पहले इसको समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्लास आगामी पेपर यूपीपीएससी के लिए चलाई जा रही है, ठीक है। तो सभी साथियों से वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथियों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें। अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे फॉलो करके। अगर कोई साथी पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। आज दृष्टि करंट अफेयर के नाम से हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें 20-21 क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। हम भ्रष्टाचार सूचकांक से पढ़ना है हमको। एक सेकंड उसको खोल लेता हूँ मैं। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक से पढ़ना है, ठीक है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक से पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा कि क्या क्या इस क्लास में पढ़ने वाले हैं हम। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक गरबा मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में चुना गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्यूएस की एशिया यूनिवर्सिटीज रैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। और अगर टाइम बचा तो ग्वालियर एवं कोझिकोड को यूसीसीएन में शामिल किया गया, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इतना तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अगर और थोड़ा टाइम बचता है तो इजराइल फिलिस्तीन विवाद के बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम के हिसाब से, क्योंकि 20 मिनट के अंदर ये क्लास को वाइंड अप करना पड़ता है। तो जहां तक भी हम पहुंच पाएंगे 20 मिनट्स के अंदर उसको हम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बनाने का फायदा नहीं है, क्योंकि आप लोग बार बार नहीं देख पाएंगे उसको। तो इतना वीडियो बनाना है कि जिसे बार बार आप देख सकते हैं। जब पेपर आ जाए तो 2-3 दिन पहले सारा वीडियो आप रिवीजन कर सकते हैं। तो 20-15-20 मिनट का वीडियो जब रहता है तो आप स्पीड लगा के अगर वीडियो को देखेंगे तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज क्लास को। पहला शुरू करते हैं हम। पहला जो टॉपिक है हमारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, ठीक है। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक किसको कौन जारी करता है इसको? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 1995 से शुरू किया गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 1995 से शुरू किया गया है। 30 जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया गया। प्रतिवर्ष जारी होने वाला यह 29वां संस्करण है। तो ये 29वां संस्करण जारी किया गया है। 13 सर्वेक्षणों एवं विशेषज्ञों के मूल्यांकन के आधार पर 180 देशों को क्षेत्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के स्तर के अनुरूप रैंकिंग प्रदान की गई है। तो 180 देशों को प्रदान किया गया है। 13 संकेतकों का इसमें सर्वेक्षण किया जाता है। इस सूचकांक में 0 से 100 अंकों तक के विस्तारित पैमाने का प्रयोग किया जाता है, जहां शून्य का अर्थ है सर्वाधिक भ्रष्ट। मतलब अगर शून्य किसी का अंक आता है तो सर्वाधिक भ्रष्ट देश है, और 100 आता है तो सर्वाधिक ईमानदार देश है। सूचकांक में लगातार 6वें वर्ष डेनमार्क 90 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि सोमालिया 11 स्थान के साथ लास्ट में रहा। जैसे नंबर 1 पे 90 पॉइंट के साथ डेनमार्क रहा, और सबसे अंतिम में कौन रहा? सबसे भ्रष्ट देश सोमालिया रहा, और सबसे ईमानदार देश आपका डेनमार्क रहा। अब यहाँ सूची देख लीजिए। सीपीआई 2023 सबसे कम भ्रष्टाचार करने वाले देशों में पहले नंबर पर डेनमार्क 90 पॉइंट, फिनलैंड 87 पॉइंट, न्यूजीलैंड 85 पॉइंट, और सबसे ज्यादा भ्रष्ट देशों में 180वें नंबर पर 11 पॉइंट के साथ सोमालिया, वेनेजुएला 177 नंबर पर 13 पॉइंट के साथ स्थित है। उसके बाद सीरिया 177 पॉइंट नंबर पे 13 पॉइंट के साथ, और दक्षिण सूडान भी 177 पॉइंट के साथ 13वें नंबर पे है, ठीक है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत 39 अंकों के साथ 93वें स्थान पे है, ठीक है। तो भारत 39 अंकों के साथ 93वें स्थान पे है, ठीक है। 2022 में 85वें नंबर पे था। 2022 में 85वें नंबर पे था, और इस बार वो 93वें नंबर पे है 39 अंकों के साथ। उल्लेखनीय कि भारत अतिरिक्त कजाकिस्तान, लेसोथो और मालदीव को भी 93 रैंक प्राप्त हुआ है। तो भारत कजाकिस्तान, लेसोथो और मालदीव के साथ 93वें स्थान पे है।
तो देखिए पहले नंबर पर कौन है, पहले नंबर पर डेनमार्क है, पहले नंबर पे डेनमार्क। अंतिम नंबर पर कौन है, सोमालिया है 11 पॉइंट के साथ। भारत की रैंकिंग क्या है, भारत की रैंकिंग आपकी 29वीं है, कितने पॉइंट के साथ, 29 पॉइंटों के साथ 93 नंबर पे, 39 पॉइंटों के साथ 93 नंबर पे, 39 पॉइंट के साथ 93 नंबर पे है, जिसके साथ कजाकिस्तान, लेसोतो और मालदीव देश भी है। आगे बढ़ते हैं। गरबा मानवता की एक अमूर्त विरासत, सांस्कृतिक विरासत। ये क्या है, अमूर्त विरासत के अंतर्गत ऐसे पारंपरिक सम्मिलित हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता और जिन्हें हम अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं। तो अमूर्त विरासत ऐसी होती है जिसे हम पूर्वजों से सीखते हैं, ना कि इसका देखा नहीं जा सकता है। ठीक है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में केवल पूर्वजों से प्राप्त परंपराओं ही शामिल नहीं है, बल्कि इसमें ऐसे समकालीन ग्रामीण एवं शहरी परंपराएं भी शामिल हैं जिसमें विविध सांस्कृतिक समूह प्रतिभा करते हैं। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति की 18वीं वार्षिक बैठक कहाँ पे हुई थी, तो कसाने बोत्सवाना में हुई थी। तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु यूनेस्को की अंतर सांस्कृतिक सरकारी समिति की बैठक कहाँ हुई थी, तो कसाने बोत्सवाना में हुई थी, 18वीं बैठक थी। इस बैठक में 51 नई विरासतों को यूनेस्को की अमूर्त विरासत की सूची में शामिल किया गया। तो जो 51 नई विरासत है उनको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। अब 51 नई विरासतों में 45 को मानव की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया, जबकि 6 विरासतों को अविलंब संरक्षण की आवश्यकता वाली अमूर्त विरासत की सूची में शामिल किया गया है। इस वार्षिक बैठक के दौरान गुजरात के गरबा को मानवता की अमूर्त विरासत सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। जो गरबा डांस है उसको मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। गरबा भारत की 15वीं ऐसी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है जिसे यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया है। तो गरबा कितनी है, 15वीं है ये भारत की। ज्ञानतव्य है कि गर्बो या गरबा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द गर्भदीप से हुआ था। मतलब गर्बो या गरबा का शब्द संस्कृत शब्द गर्भदीप से हुआ है। वर्तमान में भारत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति का सदस्य है। जो गरबा क्या है, गरबा एक तरह से डांस है। गोलाकार छेद वाले एक मटके को गरबों के नाम से जाना जाता है। यह मटका मानव शरीर का प्रतीक है। इसके अंदर जलता हुआ दीपक दिव्य आत्मा प्रतीत करती है। इस गरबों की स्थापना करने के बाद माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए इसके चारों तरफ घूम घूम कर नृत्य किया जाता है। इसी नृत्य को गरबा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस 24 सदस्यीय समिति में भारत का चुनाव 2022 में किया था 4 वर्षों के कार्यकाल के लिए। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें जो 17 विरासतें हैं, जो 15 विरासतें हैं, 15वां गरबा शामिल हुआ है। अब देखिए 15 यहाँ पे लिखी हुई है। पहले नंबर पर कौन शामिल हुआ था, रामलीला, रामायण की परंपरागत प्रस्तुति 2008 में शामिल की गई थी पहली बार। वैदिक मंत्रोच्चार को 2008 में शामिल किया गया था। कुट्टियट्टम सांस्कृतिक नाट्य कला 2008 में शामिल किया गया था। रम्मन गढ़वाल हिमालय का धार्मिक उत्सव और अनुष्ठानिक संग्रह मंच 2009 में शामिल किया गया था। 2009 में रम्मन को शामिल किया गया था। मुदियट्टू केरल का अनुष्ठानिक रंगमंच एवं नृत्य नाटक मुडियट्टू को शामिल किया गया था। कालबेलिया राजस्थान का लोकगीत नृत्य 2010 में शामिल किया गया था। छऊ नृत्य पूर्वी भारत का एक परंपरागत नृत्य जो झारखंड, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है। छऊ 2010 में शामिल किया गया। लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार, ट्रांस हिमालयी लद्दाख क्षेत्र जम्मू कश्मीर में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ 2012 में किया गया शामिल। इसको संकीर्तन मणिपुर का अनुष्ठानिक गायन, ढोल वादन एवं नृत्य 2013 में शामिल किया गया था। पंजाब के जड्डियाल गुरु के ठठेरों द्वारा पारंपरिक रूप से पीतल और तांबे से बनाए जाने वाले बर्तन को शिल्पकला 2014 में शामिल किया गया था। योग को 2016 में शामिल किया गया था। योग 2016 में शामिल किया गया था। नवरोज 9 वर्ष के उत्सव का आयोजन 2016 में शामिल किया गया था। कुंभ मेला 2017 में शामिल किया गया था। कोलकाता का दुर्गा पूजा 2021 में शामिल किया गया था। गुजरात का गरबा 2023 में शामिल किया गया था। तो जो नीचे के हैं, देखिए पहले नंबर पर 2008 में सबसे पहले नंबर पे आपको रामलीला को शामिल किया गया था। और 11वें नंबर पे 2016 में योग को, नवरोज को 12वें नंबर पे 2016 में, कुंभ मेला को 13वें नंबर पे 2017 में, कोलकाता की दुर्गा पूजा को 2021 में 14वें नंबर पे और 15वें नंबर का आपका गुजरात का गरबा बना है। आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन सूचकांक, इस सूचकांक का प्रकाशन वार्षिक रूप से 2005 से किया जा रहा है। 63 देशों और यूरोपीय संघ इसमें शामिल हैं। यह सूचकांक 4 श्रेणियों में विभाग 14 संकेतकों में देशों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर जारी किया जाता है।
यह 4 श्रेणियाँ ये है, देखिए 4 श्रेणियों में इसको जारी किया जाता है। ग्रीन हाउस उत्सर्जन के मामले में, नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में, ऊर्जा उपयोग के मामले में और जलवायु नीति। तो 4 श्रेणियाँ कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग, जलवायु नीति। आगे बढ़ते हैं। 8 दिसंबर 2023 को COP 28 के दौरान जर्मन वॉच, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया। तो किसके द्वारा? COP 20 के दौरान जर्मन वॉच, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा इसको जारी किया गया है। यह सूचकांक का कौन सा संस्करण है? 19वां संस्करण है। CCPI 2024 में शीर्ष 3 स्थानों पर कोई भी देश शामिल नहीं है। तो शीर्ष 3 स्थानों पर कोई भी देश शामिल नहीं है। शीर्ष 3 स्थानों पर किसी भी देश को इसलिए स्थान नहीं दिया गया क्योंकि पेरिस समझौते के लागू होने के बाद भी किसी देश द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभाव की रोकथाम हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं। कोई भी देश वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के अंतर्गत रखने के मार्ग पर अग्रसर नहीं है। मतलब कि वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री करने के मार्ग पर कोई भी देश अग्रसर नहीं है। अतः किसी भी देश का अत्यधिक उच्च रेटिंग प्राप्त नहीं हुआ है। डेनमार्क CCPI 2024 में सर्वोच्च रैंक वाले देश की सूची में 4थे स्थान पे है। तो डेनमार्क कौन है? 4थे स्थान पे है। पहले नंबर पे ये है, मान लो 4थे स्थान पे है क्योंकि 3 स्थान पे तो कोई है ही नहीं, तो डेनमार्क 4थे स्थान पे है। सऊदी अरब 19.33 के सूचकांक के साथ अंतिम 67वें स्थान पे। सऊदी अरब क्या है? 67वें स्थान पे। पहले नंबर पर डेनमार्क है, सऊदी अरब अंतिम स्थान पर। विश्व का सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक देश चाइना पिछले वर्ष की समान 51वें स्थान पे। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक देश अमेरिका 57वें स्थान पे। तो अमेरिका 57वें स्थान पे, चाइना 51वें स्थान पे है। CCPI 2024 में 3 G20 सदस्य शामिल है। भारत 7वें स्थान पे, जर्मनी 14वें स्थान पे और यूरोपीय संघ 16वें स्थान पे है। तो भारत कितने स्थान पे है? भारत 7वें स्थान पे है। भारत 7वें स्थान पे है। विश्व की ग्रीन हाउस गैसों के 75% से अधिक उत्सर्जनों के लिए G20 देश जिम्मेदार हैं। डेनमार्क 4थे स्थान पे, एस्टोनिया 5वें पे है, 6वें पे फिलीपींस है, 7वें भारत है। भारत का पॉइंट कितना है? 70.25 70.25 पॉइंट के साथ पर्यावरण परिवर्तन सूचकांक में भारत 7वें स्थान पे है। ठीक है। अंतिम नंबर पर कौन है? तो 67 नंबर पर सऊदी अरब है, ईरान 66 पे है और UAE 65 पे। तो सऊदी अरब 67 पे, ईरान 66 पे और UAE 65 नंबर पे है। आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत 7वें स्थान पे है 70.25 के साथ। इस सूचकांक में निर्धारित करने वाली 4 श्रेणियों में भारत के स्थान। तो जो 4 श्रेणियां, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में भारत 9वें स्थान पे है, नवीकरणीय ऊर्जा में भारत 37वें स्थान पे है, ऊर्जा उपयोग में 10वें नंबर पे है और जलवायु नीति में 10वें नंबर पर भारत उपस्थित है। विभिन्न देशों की श्रेणियों में देश, तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में शीर्ष देश फिलीपींस है, नवीकरणीय ऊर्जा में नॉर्वे है, ऊर्जा उपयोग में फिलीपींस है, जलवायु नीति में नीदरलैंड उपस्थित है। आगे बढ़ते हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 वर्ष 2023 में स्थापित टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 1927 में प्रतिवर्ष पर्सन ऑफ द ईयर का चुनाव किया जाता है। वर्ष 1927 में पहला पर्सन ऑफ द ईयर तत्कालिक परिप्रेक्ष्य में मैन ऑफ द ईयर चार्ल्स लिंडबर्ग को दिया गया था। ठीक है। तो 1927 में पहला पर्सन ऑफ द ईयर किसको दिया गया था? चार्ल्स लिंडबर्ग को। 6 दिसंबर 2023 को अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम द्वारा 2023 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषणा की गई थी। 2023 में प्रख्यात अमेरिकी गायिका गीतकार टेलर स्विफ्ट को पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया था। ज्ञातव्य है कि 2017 में टाइम पत्रिका ने द साइलेंस ब्रेकर्स नामक समूह को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया था, जिसने पत्रिका के कवर पेज पर शामिल महिलाओं में टेलर स्विफ्ट को भी स्थान दिया गया था। द साइलेंस ब्रेकर समूह ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने अपने साथ हुए यौन दुर्व्यवहार के विरुद्ध आवाज उठाई है। इस प्रकार टेलर स्विफ्ट टाइम के पर्सन ऑफ द ईयर के कवर पेज पर 2 बार स्थान पाने वाली प्रथम महिला बन गई है। साथ ही कला के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों हेतु टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित होने वाले प्रथम व्यक्ति बन गए। टाइम पत्रिका द्वारा अन्य प्रमुख श्रेणियों में घोषित विजेताओं की सूची है। CEO ऑफ द ईयर सैम आल्टमैन ओपन AI के CEO हैं। एथलीट ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी फुटबॉल के। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर एलेक्स निवेल। ठीक है,
एलेक्स निवेल। ब्रेकथ्रू ऑफ द ईयर एलेक्स निवेल। एथलेटिक ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी। सीईओ ऑफ द ईयर सैम अल्टमैन जो कि एआई के सीईओ हैं। टेलर स्विफ्ट पाई है टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर। आगे बढ़ते हैं। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग ब्रिटिश कंपनी क्यूएस द्वारा प्रकाशित किया जाता है। संस्थानों का मूल्यांकन 11 संकेतकों के आधार पर किया जाता है। 8 नवंबर 2023 को क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 को जारी किया गया। यह रैंकिंग का 16वां संस्करण है। 25 देश एवं क्षेत्रों में 856 संस्थानों को भी शामिल किया गया है। 25 देशों की 856 संस्थानों को शामिल किया गया। इस रैंकिंग में सर्वाधिक विश्वविद्यालय भारत के 148 हैं। सर्वाधिक विश्वविद्यालय 148 भारत के हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 30 अधिक हैं। ध्यानता है कि पिछले वर्ष भारत की 118 विश्वविद्यालय इस रैंकिंग में शामिल थे। चीन का पेकिंग विश्वविद्यालय एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है। तो चीन का पेकिंग विश्वविद्यालय एशिया का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है। ठीक है, पहले नंबर पर पेकिंग विश्वविद्यालय चीन का। हांगकांग विश्वविद्यालय हांगकांग का। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर सिंगापुर का। ठीक है, पहले नंबर पर पेकिंग विश्वविद्यालय, दूसरे नंबर पर हांगकांग विश्वविद्यालय, तीसरे नंबर पर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर शामिल है। शीर्ष 100 देशों में शामिल भारतीय विश्वविद्यालय। तो शीर्ष 100 देशों में पहले नंबर पर भारत का जो 40वें नंबर पे है आईआईटी बॉम्बे। 40वें नंबर पर आईआईटी बॉम्बे है। 46वें नंबर पर आईआईटी दिल्ली है। 53वें नंबर पर आईआईटी मद्रास है। 58वें नंबर पर आईआईटी बेंगलुरु है, आईआईएससी बेंगलुरु है। 59वें नंबर पर आईआईटी खड़गपुर है। 63वें नंबर पर आईआईटी कानपुर है। और आपका 94वें नंबर पर दिल्ली विश्वविद्यालय है। तो 66वें नंबर पर आईआईटी कानपुर का किस नंबर पे है? 63वें नंबर पे। 63वें नंबर पे है। यूपी में 6वां, मतलब भारत में 6वां और पूरे वर्ल्ड में अब 63वें नंबर पे है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर 63वें नंबर पे है। पहले नंबर पे आईआईटी बॉम्बे है जो कि 40वां स्कोर उसका है। आगे बढ़ते हैं। पेकिंग विश्वविद्यालय पहले नंबर पे है। ग्वालियर एवं कोझिकोड यूसीसीएन में शामिल। यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में का सीजन 2004 में किया गया था। उसका उद्देश्य से किया गया था जिन्होंने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय स्तर पर सतत विकास के एक रणनीतिक घटक के रूप में रचनात्मकता को मान्यता प्रदान की हो। यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में जिन 7 रचनात्मक क्षेत्रों को आच्छादित किया गया है वह है शिल्प एवं लोक कला, मीडिया आर्ट, फिल्म डिजाइन, पाक कला, साहित्य एवं संगीत को शामिल किया गया है। 31 दिसंबर 2023 को विश्व शहर दिवस के अवसर पर 55 देशों को यूनेस्को रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो 55 शहरों को शामिल किया गया है इसमें। यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे अजोले ने इन 55 देशों के नए 55 शहरों को यूनेस्को की रचनात्मक शहरों को दर्जा प्रदान किया है। इन नए शहरों में शामिल किए जाने वाले आप विश्व के 100 से अधिक देशों को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल शहरों को कुल मिलाकर 350 शहर हो गए हैं। भारत के 2 शहर शामिल किए गए हैं, कोझिकोड और ग्वालियर को। ग्वालियर को संगीत के क्षेत्र में जबकि कोझिकोड को साहित्य के क्षेत्र में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व 2015 में जयपुर शिल्प कला के क्षेत्र में, वाराणसी संगीत के क्षेत्र में, वर्ष 2017 में चेन्नई संगीत के क्षेत्र में, 2019 में मुंबई फिल्म के क्षेत्र में, हैदराबाद पाक कला के क्षेत्र में, 2021 में श्रीनगर शिल्प एवं कला के क्षेत्र में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों में शामिल हो चुका है। स्पष्ट है कि ग्वालियर एवं कोझिकोड को शामिल किए जाने के बाद अब यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल भारतीय शहरों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 8 हो गई है। तो भारतीय शहरों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 8 हो गई है। ग्वालियर मध्य प्रदेश शहर को यूनेस्को के संगीत शहर के रूप में मान्यता दी गई है। संगीत के शहर के रूप में मान्यता दी गई है। ग्वालियर की ख्याति संगीत के क्षेत्र में दिग्गजों तथा संगीत सम्राट तानसेन, बैजू बावरा के कारण स्थापित है। कोझिकोड को यूनेस्को साहित्यिक शहर के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। साहित्य के क्षेत्र में यूनेस्को ने रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय बना है। साहित्य के क्षेत्र में प्रथम शहर बन गया है कोझिकोड। ज्ञातव्य कि कोझिकोड वार्षिक केरल साहित्य महोत्सव का स्थायी आयोजन करता है। जो कोझिकोड है केरल साहित्य महोत्सव का स्थायी आयोजन भी करता है। इससे आगे क्लास को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में तो भी पूछ सकते हैं, कुछ राय देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सभी साथियों से अनुरोध है कि आप जाए चैनल को सब्सक्राइब करें, जाए वीडियो को शेयर करें, जाए लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें। और अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन डाल सकते हैं। और इसके बाद का जो क्लास है इजराइल फिलिस्तीन विवाद से हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।